नमस्कार मित्रों, डिवाइन इंस्टीट्यूशन चैनल पे के सर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हमारा टॉपिक इंग्लिश स्पोकन का अगला चैप्टर है। ठीक है, जो हमने आपसे बोला था फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये हमारा चैप्टर है और बिना स्किप किए इस वीडियो को देखें। हम आपको फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, हिंदी में कहते हैं वाक्य की संरचना या वाक्य की बनावट। वाक्य को कैसे बनाते हैं ये अक्सर आपने देखा होगा, सभी जगह देखा होगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये इस प्रक्रिया पे चलता है। ये पूरा जो सेंटेंस है ये इसी के आधार पर चलता है। ठीक है, यदि नेगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जुड़ जाता है, इंट्रोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस जो होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब आगे आता है और क्वेश्चन वर्ड भी आगे लग जाता है। ठीक है, इतना आपने पढ़ा, इतना आपने सभी जगह देखा होगा, पर सब में कॉमन जो चीज है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये चीजें आपको जानना बेहद आवश्यक है कि ये होते क्या है। ठीक है, और इससे पहले का जो हमारा टॉपिक था सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जिसने ना पढ़ा हो चैनल के डिस्क्रिप्शन पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, वो जरूर देखें। ठीक है, सबसे पहला जो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट इतना ठीक है, इतना आप पहले से जानते हैं, सब ठीक है। इसे डूअर ऑफ वर्ब कहते हैं। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। मतलब मैंने ये नहीं कहा आई वी यू दे ही सी इट नेम ही सिर्फ सब्जेक्ट हो। ठीक है, अब जैसे मैंने एक वाक्य बोला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें ही सी इट नेम तो नहीं है ना, पर जो पॉलिसी है, सबसे अच्छी नीति है, वो ईमानदारी है। तो ईमानदारी क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को हमें पहचानना है कि जो भी क्रिया को अंजाम दे रहा है वो सब्जेक्ट कहलाएगा। उस सेंटेंस में जो क्रिया को करने वाला होगा वो सब्जेक्ट कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब वाक्य से मतलब उसके शब्द से ही समझ में आ रहा है कि एक सहायक क्रिया है। ठीक, अब सहायक क्रिया में सहायक क्रिया का काम क्या होता है? सहायक क्रिया का काम होता है सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ने में सहायता करना। जो सहायता करने वाले शब्द होते हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट तो आप सबने देखा, नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अब जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का एक चार्ट रहेगा जो मैं वीडियो के साथ अपलोड कर दूंगा। एक फोटो रहेगी, उस फोटो में आप उस फोटो को वहाँ से डाउनलोड कर लेना, आपको पूरी सहायक क्रियाएं जो हैं उसका वहाँ आपको पता चल जाएगा। पूरा टेंस के हिसाब से मैंने बनाया है, एक ऐसे करके 4 कॉलम हैं सब में, और उसके बाद इनमें हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हैं। ठीक है,
अगला अपना पॉइंट है मेन वर्ब। ठीक है, सहायक क्रिया देख ली आपने, सब्जेक्ट्स देख लिए। अब जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया को नॉर्मली एक्शन कहा जाता है। काम, सेंटेंस में जो काम होता है उसे क्रिया कहते हैं। एक्शन बाय सब्जेक्ट, कर्ता द्वारा किया जाने वाला काम। ठीक है, अब वर्ब का जब चैप्टर आएगा तब मैं आपको वर्ब के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। और वर्ब कोई इतना छोटा चैप्टर नहीं है कि मैं उसे एक वीडियो में कंप्लीट कर दूं या 5, 6, 7 मिनट में कंप्लीट कर दूं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है। वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, इनके कितने रूप होते हैं, ये सब बहुत एक अच्छा चैप्टर भी है। क्योंकि वर्ब देखो, आप यदि कहें कि वर्ब आपके साथ चलती हैं और आप इन्हें छोड़ते जाते हो तो ये गलत है। वर्ब ही है जो आपको आखिरी तक आपके साथ रहेगी। चाहे कंपटीशन एग्जाम भी दे रहे हो ना, उसमें जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई एरर वाला क्वेश्चन आएगा, उसमें भी वर्ब का यूज रहेगा। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता। ऑब्जेक्ट, सबसे बड़ी भ्रांतियां, सबसे बड़ा जो समस्या का विषय है वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों का ये मानना है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद जो शब्द होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये गलत है। ठीक है, हर वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन जिसमें भी ऑब्जेक्ट होता है, the word which is used without any preposition, अब यहीं से आप देख लेना, अदर वर्ड की भी परिभाषा यही होगी। उसमें सिस्टम ये रहेगा कि जो शब्द प्रपोजिशन के द्वारा जोड़े जाते हैं उन्हें अदर वर्ड कहते हैं, और जो शब्द बिना प्रपोजिशन के वाक्य में जुड़ते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, इनका एक ये पहला है इसे प्राप्त करने का। सेकंड और है कि जब आप सब्जेक्ट से व्हाट या होम से प्रश्न पूछते हो, WHOM, होम से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तब जो आंसर प्राप्त होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप बोल दें कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसमें टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, ये गलत है। वो प्रपोजिशन से जुड़ा है, टू एक प्रपोजिशन है, गलत है वो। ठीक है, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। प्रश्न पूछा, मैं किसे पढ़ा रहा हूं? आंसर क्या आया? मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। मैं क्या पढ़ाता हूं? वॉट डू आई टीच? आंसर क्या आया? इंग्लिश। तो ये आंसर है। ठीक है, जब हम इन दो प्रश्नों से, या फिर सीधा सा है बिना प्रपोजिशन, जैसे आई टीच यू, इसमें टीच और यू के बीच में कोई प्रपोजिशन है? नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ही कम्स हियर, वो यहां आता है, अब इनमें प्रपोजिशन का यूज नहीं है तो हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं ऑब्जेक्ट का अंतर और अदर वर्ड्स का अंतर। ठीक है, तो आज मैंने इतना समझाया। जो भी चीज इसमें से समझ में ना आई हो आप कमेंट करके उन्हें पूछ लें। और दूसरी चीज, इस वीडियो के साथ एक और वीडियो आएगी जो आपको बड़े सेंटेंस में जहां पर 2-3 अदर वर्ड एक साथ यूज होते हैं उनको कैसे इंग्लिश में करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो उस वीडियो को ध्यान से देखें, इसे भी ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।